नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और आज आपका एग्रोनॉमी कक्षा 12 का लेक्चर होने वाला है। तो जैसा कि आपने पिछले कुछ क्लासेस में देखा होगा कि हम लोग कक्षा 12 का चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं, जो कि आपका था क्या, सिंचाई। ठीक है। और दूसरा पार्ट आज से हम शुरू करने वाले हैं। इसका नाम आपका क्या हुआ, ड्रेनेज, जल निकास। ठीक है। अब देखिए, जल निकास और सिंचाई जो है ना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। अगर आप सिंचाई करेंगे और जल अधिक हो जाता है तो आपको जल निकास की आवश्यकता पड़ेगी। तो चीज़ों को आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। बेसिकली आपके सेकंड चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जल निकास की विधियाँ बताइए या फिर जल निकास के बारे में समझाइए। तो इसीलिए काफ़ी अच्छे से इसको समझिएगा ताकि आप पेपर में लिख सकें। अच्छा, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए कि पौधे जो होते हैं हमारे, वो जल को किस तरीके से ग्रहण करते हैं। आप भी जानते हैं कि या तो वर्षा होगी तब जल पहुंचेगा, ठीक है, या तो क्या होगा, सिंचाई के माध्यम से हम अलग से कृत्रिम ढंग से जल देते हैं पौधों को। ठीक है। अभी क्या हुआ, कभी कभी ऐसा सीन हो जाता है कि मान लो आपका ये खेत है और आपने कल सिंचाई करी, ठीक है, और सिंचाई करके भरपूर मात्रा में जल खेत को दे दिया, और उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन ही वर्षा हो गई। तो अब एक ऐसा सीन हुआ कि मान लीजिए आपके खेत में अत्यधिक जल भर गया। क्यों? क्योंकि आपने सिंचाई भी करी थी और साथ ही साथ क्या हुआ, अगले दिन वर्षा भी आ गई। तो अब एक ज़रूरत मात्रा से ज़्यादा जब जल भर जाता है ना, तो आपने सुना होगा जैसे किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसानदायक होती है। ठीक है। जैसे आप ज़्यादा खाना खा लें तब आपका पेट गड़बड़ हो सकता है, ज़्यादा दौड़ लें तो आपको थकान हो सकती है। इसी तरीके से जब खेत में ज़्यादा पानी पहुँच जाएगा तो पौधों के लिए हानिकारक होगा। ठीक है। किस तरीके से हानिकारक होगा ये भी देख लेते हैं। ये अच्छा, अत्यधिक जल से हानियाँ क्या क्या होती हैं, ये यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, भूमि में वायु संचार की कमी हो जाएगी। अगर आपके खेत में केवल जल ही भरा होगा तो ऑक्सीजन वगैरह कुछ जा ही नहीं पाएगी अंदर। ठीक है। तो जो भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिर देखिए क्या लिखा है, मृदा का ताप गिर जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा जिस दिन भी बारिश होती है तो उस दिन क्या हो जाता है, थोड़ा ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो ऐसे ही जब आपके खेत में पानी भरा रहेगा तो उससे क्या होगा कि मृदा का ताप जो होगा वो गिर जाएगा। अब कुछ सूक्ष्म जीव आपके ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक निश्चित तापक्रम पर ही सबसे अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो जब तापक्रम ही उसका गिर जाएगा तो उनकी कार्यशीलता भी कम हो जाएगी। इसी वजह से तापक्रम इतना भी गिरना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर क्या लिखा है, लाभदायक जीवाणुओं के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। मैंने आपको बताया, जैसे आप देखिए कोई भी आप खाद वगैरह डालते हैं अपने खेत में तो उसको सड़ने में कुछ समय लगता है। तो उसको सड़ाता कौन है? अपने आप तो चीज़ें सड़ नहीं जाती हैं। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ बाहर से लेकर आते हैं और अपने घर में खुला रख देते हैं तो देखते हैं कि 2-3 दिन बाद वो सड़ने लगती है। तो सड़ाने का कार्य जो होता है वो जीवाणु करते हैं, बैक्टीरिया। ठीक, इसी तरीके से आपकी मृदा में भी कुछ सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी खाद को सड़ाने का कार्य करते हैं, और पोषक तत्व जो अनुपस्थित होते हैं उनको उपस्थित रूप में लाना, ये भी उनका कार्य होता है। ठीक है। तो उनके कार्यों में बाधा आ जाएगी अगर पानी भरा होगा। ठीक है, क्योंकि उनको नियमित रूप से ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाएगी। ठीक है। अगला क्या है कि जुताई बुआई के समय पिछड़ जाता है। जुताई बुआई का समय जो क्या है वो पिछड़ जाता है। ये सब चीज़ें आप चाहें तो बना के भी लिख सकते हैं कि अत्यधिक जल से क्या हानियाँ होती हैं। अगर मान लो आपको कल अपना खेत की तैयारी करनी थी और आज रात में वर्षा हो गई, पूरा खेत भर गया आपका, तो अब जाहिर सी बात है अपने तैयारी नहीं कर पाएंगे खेत की। ठीक है, फसल उगाने के लिए। फिर भूमि में पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के समझाता हूँ। कोई मान लीजिए ये पौधा है और ये इसकी क्या है, जड़ें हैं नीचे। अब ये जड़ों के थ्रू ही पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। ठीक है। अब पोषक तत्व क्या होते हैं, आपके जल में घुल जाते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, आपके जल में घुल जाते हैं। अब जल में जब घुल जाते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं पौधे की, वो उसको अवशोषित कर देती हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा जल हो जाएगा, ठीक है, तो पोषक तत्व तो उसमें घुल के बह के कहीं और चले जाएंगे। जैसे ये जड़ क्षेत्र जो है आपका, यहाँ पे ये वाला एरिया क्या कहलाता है, जड़ क्षेत्र कहलाएगा। अब मान लो काफ़ी ज़्यादा ही पानी हो गया और भर गया आपके खेत में पानी, तो उसका निछालन हो जाएगा। पोषक तत्व क्या होंगे, बहकर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पोषक तत्व का ह्रास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझे रहिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि कभी कभी अधिक समय तक जल भरा रहने के कारण एक ऋतु की कोई भी फसल नहीं उगा पाते हैं। मान लीजिए किसी दिन बहुत ही भयंकर बारिश हो गई, लगातार 2-3 दिन बारिश हो गई, और आपने पहले सिंचाई भी करी थी, तो इतना ज़्यादा खेत नम हो गया कि आप प्रक्रिया ही नहीं कर पाए, खेत तैयार नहीं कर पाए। ठीक है,
बुआई नहीं कर पाए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बुआई भी कर देते हैं तो क्या फ़ायदा, इतना जल भरा होगा, आपके बीज ही सड़ जाएंगे, उनका अंकुरण ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वजह से ये कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिससे आपकी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसका आखिरी पॉइंट है कि गंधक का अत्यधिक जल में H2S गैस बन जाना हो जाता है। देखिए गंधक किसको कहते हैं आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आप नहीं पता है तो पढ़ेंगे, इस साल कक्षा 12 में केमिस्ट्री है आपके। गंधक हम सल्फर को कहते हैं, ठीक है, सल्फर को। इसका सिंबल क्या होता है, S। अब इसके साथ जब पानी मिलता है तो ये वाली गैस बन जाती है। कौन सी गैस बन जाती है, H2S, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड इस गैस का नाम होता है और ये गैस जो होती है वो काफ़ी जहरीली मानी जाती है, इसी वजह से ये सब नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं अगर अत्यधिक जल आपके खेत में भरा हो। और जब आप उस जल को निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे जितना पौधे को ज़रूरत है उतना तो रखिए, उसके अलावा जो आपके खेत में जल भरा हुआ है उसको नाली या फिर क्यारी बना के निकाल दीजिए। यही सब आपको इसकी विधियों में भी पढ़ना है कि जल निकास की क्या क्या विधियाँ होती हैं। उसमें भी कई प्रकार की होती हैं, एक ज़मीन के ऊपर करते हैं, एक ज़मीन के नीचे करते हैं। ज़मीन के नीचे हम लोग पाइपें डाल देते हैं, उसके तहत जल निकाल देते हैं। फिर या तो क्यारी बना देते हैं, नालियाँ बना के निकाल देते हैं जल, ठीक है। जैसे ऊंचाई से नीचाई के तरफ नाली बना के हम जल को निकाल देते हैं ताकि हमारा खेत खाली हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बीज के अंकुरण पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अंकुरण पे प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद पौधे की वृद्धि, अगर जल अधिक हो जाएगा तो पौधे की वृद्धि नहीं हो पाएगी सही से, होगा क्या कि पौधा गलने लगेगा आपका, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे उपज कम होगी, ठीक है, उपज कम होगी और जितनी भी आपको कर्षण क्रियाएं करने में भी बाधाएं उत्पन्न होगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित हो जाती हैं अत्यधिक जल से। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है, जल निकास की ज़रूरत पड़ती है। तभी कहा गया है कि जल निकास और सिंचाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप ज़्यादा सिंचाई कर देंगे तो आपको जल निकास की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हैं, इसीलिए। अच्छा, अब इसकी एक बार परिभाषा पर नज़र डाल लेते हैं जो आपको पेपर में लिखनी है जाके। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की ऊपरी सतह या अधो सतह, अभी मैंने आपको समझाया कि ऊपर से नालियाँ बना लेते हैं और अगर अधो सतह से हमें जल निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसमें पाइप बना देते हैं या फिर टाइल्स वगैरह लगा के उनको निकाल देते हैं। अधो सतह से अत्यधिक जल, ठीक है, मतलब जितना ज़रूरत का है वो नहीं निकालना है, अत्यधिक जल को कृत्रिम ढंग से खेत से बाहर निकालने की क्रिया को ही जल निकास कहते हैं। तो बहुत ही सरल सी परिभाषा है, आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। यही परिभाषा इंग्लिश में दी गई हुई है। उसके बाद क्या क्या लाभ होते हैं आपके जल निकास से, देखिए जो अधिक जल से हानियाँ होती हैं उसका अगर आप विपरीत कर दें, उल्टा कर दें तो फिर क्या होगे, जल निकास से लाभ हो जाएंगे। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि भूमि की संरचना में सुधार होता है। अभी देखिए जल भरा रहेगा आपके खेत में तो भूमि क्या रहेगी, दलदली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि भूमि दलदल व ठोस होने से बच जाती है। भूमि दलदल हो जाएगी और फिर वहीं भूमि सूख कर क्या हो जाती है, बहुत ही ठोस हो जाती है। उसमें फिर आपको हल चलाने में तकलीफ आएगी, ठीक है, सही से आप क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, कर्षण क्रियाएं, ठीक है। इस वजह से जल निकास के ये कुछ लाभ हैं। भूमि में वायु संचार पूर्ण रूप से हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब अंदर बाहर जाया करती है। उसके बाद पोषक तत्वों का निछालन कम होता है। निछालन का मतलब हमने आपको समझाया क्या हुआ कि जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुले होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, पोषक तत्व आपके जल में घुले होते हैं और जब अत्यधिक जल बढ़ जाता है आपके खेत में तो क्या होता है कि वो जड़ क्षेत्र से बाहर चला जाता है। अब पोषक तत्व ही दूर चले गए तो पौधे कहाँ से उनको ग्रहण कर पाएंगे, अवशोषित कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी शुद्ध वृद्धि नहीं होगी। अब जब वृद्धि नहीं होगी तो उपज नहीं होगी, फिर क्या ही फ़ायदा हुआ किसान का। इसीलिए जल निकास भी एक महत्वपूर्ण आपका अंग बन जाता है आपकी खेती का, ठीक है। फिर अगला दिया गया है कि उपयुक्त जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेत की तैयारी व बुवाई समय पर हो जाती है। ये भी बात है, अभी खेत आपका खाली होगा पूरी तरीके से, कोई बाधा नहीं होगी उसमें, तो जाहिर सी बात है आप समय पे ही अगली फसल की बुवाई कर पाएंगे। ये नहीं कि आप देर से बुवाई कर रहे हैं, देर से बुवाई करेंगे तो उपज कम हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जल निकास की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है समझिए, जैसे आपका खेत नहर के पड़ोस में है, ठीक है, या तो किसी नदी के पड़ोस में है या फिर जल भराव वाले क्षेत्रों के आसपास है जहाँ पे जल भर जाता है तो पानी रिस कर भी आपके खेत में नमी बना देगा ज़्यादा, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की अधिकता सही नहीं होती। अच्छा, ये चीज़ आपके पेपर में आ सकती है। शुरू का तो मैंने आपको सारा समझा दिया कि जल निकास क्या होता है, ऐसे ही जल निकास गुणांक क्या होता है, ये चीज़ समझ लीजिए थोड़ा। ये आपको लिखने में 1 या 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो एक दिए गए हुए क्षेत्र में 24 घंटे में जितने जल की निकासी होती है उसे ही जल निकास गुणांक कहते हैं। बहुत ही सरल था। जैसे यहाँ पे सूत्र दिया गया है जल निकास गुणांक का
कि जल प्रसार घन मीटर, ठीक है, प्रति 24 घंटे में कितना जल आप निकाल रहे हैं। और बटे में क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका क्या है, वर्ग मीटर में, ठीक है, वर्ग मीटर में, मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मीटर स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल है। तो ये आपका हो जाता है फार्मूला। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई खेत है, उसका इतना एरिया है, 1 हेक्टेयर या फिर 1 बीघा कह लीजिए एरिया है, और आप 24 घंटे में उसका कितना एरिया से जल निकाल पा रहे हैं, ठीक है, उसी को हम जल निकास गुणांक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था कि परिचय मैंने आपको करा दिया कि जल निकास का मतलब क्या होता है। अगले लेक्चर में मैं इस चैप्टर को भी फिनिश कर दूँगा कि इनकी क्या क्या विधियाँ होती हैं। 2 ही तरीके से ज़्यादातर करते हैं, उनमें छोटी छोटी विधियाँ हैं, वो थोड़े से छोटी वीडियो में ही संपूर्ण हो जाएंगी। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।